क्या केजरीवाल जी की सरकार जब थी तो कोई भी उस यमुना नदी का पानी पीता था या केजरीवाल जी पीते थे? बार बार कह रहे हैं कि ये पानी की बोतल रेखा जी पी ले। आज वो 20 का कागज दिखा के कहते हैं कि हमने 20 में मांगा था। आज 4 साल में क्यों नहीं मांगा उन्होंने? उसके बाद क्यों नहीं माना? ये आपको उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, खाली दिखाने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तो कुछ ही नहीं कर पाए। वासुदेव घाट पे इस बार पीएम मोदी जो है वो छठ पूजा में शामिल हों। आज मोदी जी छठ पे सूर्य की पूजा करना चाहते हैं तो ना आपको कोई डर होना चाहिए, ना कोई आपको कष्ट होना चाहिए। अगर सुनो ना ही हमको होना चाहिए। जो लोग लगातार वोट पाने के लिए छेददार कुर्सी टोपी पहनते थे, फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग वोट पाने के लिए तुष्टीकरण के लिए छेददार टोपी पहना करते थे, जो लोग वोट पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुर्ते के ऊपर, हमने पहले भी कहा आपके कुर्ते के ऊपर अपना जनेऊ पहन के घूमते हैं, वो एक नकली लोग हैं। हम तो उस स्मोक टावर को राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे और दिल्ली में जैसे शीश महल है लोग देखने जाएंगे, क्योंकि अभी उसको गेस्ट हाउस बना रहा है। क्या दिल्ली याद नहीं रखेगी? कई सालों के बाद व्यापारियों को भी बीजेपी एक दिल्ली में दर्द दे गई। चांदनी चौक में सब दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी हमने? कुछ ही दुकानों पे क्यों हमने क्या? क्योंकि कहीं पे बिजली के तार ऐसे हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंगें खराब हैं। आज उदित राज जी कितने समय से एमपी नहीं हुए? 6 वर्षों से 2020 तक था, 2025 भी अब खत्म होने को आ गया। 6 सालों में उनको कम से कम 10 बार कहा गया कि अब आप एलिजिबल नहीं है इस तरीके के सरकारी बनने के लिए। उसके लिए 28 दिन और देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सामान उठा के और उस व्यक्ति को भी उठा के बाहर चौराहे पे बैठा देना चाहिए। तो उठा के दिखा दिया हम। बिहार की जनता बड़ी समझदार है। वो लालू यादव के लड़के हैं, किसी को भी बिहार में नहीं आने देगी। और राहुल और प्रियंका जी की तो आदत ही नहीं है काम करने की। क्या नीतीश बाबू का हाल जो है वो एकनाथ शिंदे जैसा होगा बिहार में? आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। और दोस्तों, आज फिर मैं आशा शर्मा आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ दिल्ली के उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा करने के लिए। कुछ बातें बिहार को लेके भी होंगी, कुछ बातें जो हैं वो दिल्ली और दिल्ली की सुरक्षा को लेके और इन त्योहारों को लेके भी होंगी। तो फिर से आज हमारे साथ जो हैं वो बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं। तो शुभेंदु जी, सवाल थोड़े तीखे होने वाले हैं, तो अगर पानी आपने पीना है तो पानी आप पी सकते हैं शुरुआत में ही, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके गले ना उतरे। सवाल आप कुछ भी पूछिए जी, सवाल होंगे तो जवाब भी मिलेंगे जी, सवालों और जवाबों के इस दौर से पहले जी, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको दीपावली जस्ट खत्म हुई है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, साथ में आज छठ का पूजा भी चालू हुई है, जी, तो जो लोगों ने छठ का महाव्रत रखा हुआ है उनको भी छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, प्रश्न आएंगे, प्रश्नों के जवाब देंगे। जहां हमारी गलती होगी हम अपनी गलती मानेंगे जी, और बहुत अच्छी बात। और उस गलती को मानकर, ऐसा नहीं कि गलती मान लेंगे तो हम बैठ जाएंगे, गलती मान के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। परंतु हम ना सवालों से भागेंगे, ना हम किसी से डरेंगे। और जिस विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, हमको लगता है विकसित भारत में विकसित दिल्ली का भी बहुत बड़ा योगदान आने वाला है। चलिए, तो दोस्तों, आज जो है वो छठ है, हर जगह पर जो है वो छठ की धूम है, घाट सज गए हैं। लोगों ने नहाए खाए से जो व्रत की शुरुआत होती है वो भी जो है वो कर दी है। तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो भी छठ आज सेलिब्रेट करेंगे। कल पूरा सोशल मीडिया जो है वो उनके वीडियोस से और उनकी तस्वीरों से भर जाएगा। तो छठ को लेके जो है वो बात कर लेते हैं। शुभेंदु जी, छठ घाटों का हमने जो है वो मुआयना करा। हम छठ घाटों पे भी गए, क्योंकि लगातार विपक्ष में आम आदमी पार्टी जो है वो सवाल खड़ी कर रही थी। सौरभ भारद्वाज ने चैलेंज कर दिया था, सीएम रेखा गुप्ता को चैलेंज उन्होंने किया, उन्होंने प्रवेश वर्मा को चैलेंज किया, उन्होंने मनोज तिवारी को जो है वो चैलेंज किया कि वो आए और यमुना का पानी जो है वो पी के दिखाएं। अगर वो यमुना, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि यमुना को तो हमने जो है वो साफ कर दिया, यमुना अब जो है वो डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो आपका प्रश्न है जी, ये इसका एक सही उत्तर ये है कि
कांग्रेस की 15 साल की सरकार और उसके बाद 11 साल की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जी, तो लगभग 26-27 साल ये विपक्ष के हाथों में यमुना नदी रही, यमुना मैया रही, और उन्होंने उस यमुना मैया को अच्छी तरीके से गंदा किया। दिल्ली के सभी गंदे नाले यमुना नदी में जा रहे थे, और हर बार पहले शीला दीक्षित जी ये कहती रही कि हम यमुना साफ करेंगे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए, और फिर केजरीवाल जी लगातार 2014 से कहते रहे कि हम 1 साल के अंदर यमुना नदी के अंदर आपको डुबकी लगाएंगे, करते करते 11 साल बीत गए, वो डुबकी लगाने लायक ही नहीं रह गए, सरकार भी चली गई। हमने प्रयास किया, यमुना नदी को साफ करने का हमने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था, और उसको प्रयास नहीं कह सकते, उसको सियासत कह सकते हैं कि यमुना पे सियासत की गई। तो अब देखिए मैं बताता हूँ, हमने अपने संकल्पों में, क्योंकि हम जो भी काम संकल्प को लेकर संकल्प करके करते हैं उसको पूरा करते हैं, तो हमने ये सोचा कि यमुना मैया को हम साफ करेंगे जी। तो उसके हमारी सरकार आई जब, तो हमने यमुना की सफाई चालू करी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, बहुत बड़े बड़े क्रेन लगाए। मैं आपसे कह सकता हूँ हजारों ट्रक्स, कितने लाख टन उसके अंदर हमने, जो उसके अंदर मिट्टी फंसी हुई थी, जो लीद फंसी हुई थी, जिसको कुछ लोग गाद कहते हैं, वो निकलवाया और उसको डिस्पोजल किया। जो गंदगी बैठ गई थी नीचे, उनको निकाल के यमुना को साफ करने की कोशिश करी। उसके जितने भी तट थे जो गंदे पड़े थे, वहां पे कूड़ा करकट पड़ा था, लोग लगातार उल्टे सीधे काम करते थे, वहां फेंका हुआ था, उन सबको साफ किया। पूरा नदी जो 22-23 किलोमीटर दिल्ली में है, उस पूरी नदी को साफ किया, उसके तट को साफ किया। एक तो सफाई बाहर से करी जाती है, एक सफाई अंदर से भी करनी थी। तो बाहर की सफाई क्योंकि फिजिकल होनी थी, वो किया, घाटों का निर्माण किया। अंदर से पानी कैसे साफ होगा, उसके लिए भी हमने प्रयास किए कि जो हमारे एसटीपी प्लांट हैं, वो जितने भी एसटीपी प्लांट थे वो चल नहीं रहे थे प्रॉपर। वो पानी जो नाले का आता था उसको साफ करके यमुना में डाला जाना चाहिए था, पर वो डल नहीं रहा था, वो ऐसे ही का वैसे ही जा रहा था। जो कंपनियों ने ठेका लिया था काम नहीं कर रही थी, एसटीपी प्लांट कम थे। हमने आके सबसे पहले एसटीपी प्लांटों का ऑर्डर किया, जो पुराने प्लांट थे उसको ठीक करने का प्रयास किया, और लगभग सब अब अपने तरीके से काम चालू किया। और जो रुक जाइए अभी, और कुछ ऐसी जगह भी थी कि जहां का एसटीपी प्लांट को बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो बहुत पुराना हो गया था और नई टेक्नोलॉजी से यूटिलाइज नहीं हो सकता था, उसका भी टेंडर किया और वो भी काम चालू कर लिया। इस तरीके से करते हुए यमुना नदी में कम से कम गंदगी जाए, उससे पहले हम स्लीव लगा के उसकी गंदगी को रोक लें और उस गंदगी को साफ छठ से पहले ना, छठ से पहले ये पूरा 8 महीने का, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं 8 महीने में। सुविंदु जी मेरी बात, सौरभ भारद्वाज ने कहा, सौरभ भारद्वाज ने वो बोतल रखी सामने रखी कि ये वो पानी है आज भी दूषित है। अब मेरी बात सुनिए, मैं खुद औचंदी घाट पे जो है मैं पहुंची थी, मैंने खुद देखा झाग वाले हिस्से पे जो है वो वहां से पानी रोक के आगे सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा के लिए थोड़ा सा वो किया, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। फिर से आता हूं। निरीक्षक जो है, मैं अगर बात करूं, जो अध्यक्ष हैं छठ घाट के वहां पे, उनको जो है वो बुलाया गया, उनको पानी पीने के लिए बोला गया, उनकी सेहत को खतरे में डाला जा रहा है क्योंकि बीजेपी जो है पानी पी पी के दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने जो है वो साफ कर दिया। मैं यहाँ पे एक सवाल जो है वो और लूंगी, वहां पे लगातार छिड़काव हो रहा था, जो मैंने भी देखा, मेरे भी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, और छिड़काव जिस केमिकल का किया जा रहा था, ये वही केमिकल है जिस केमिकल को लेके परवेश वर्मा और मनोज तिवारी लगातार वहां पे जाते थे और कहते थे कि ये वही केमिकल है जिसकी वजह से स्किन खराब हो जाएगी अगर यमुना में कोई नहाएगा, इसको पीने से जो है वो सेहत खराब हो जाएगी, जहरीला पानी है। आज उसी केमिकल का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी कर रही है। तो मतलब बीजेपी करे तो कुछ नहीं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी करती थी उस टाइम पे सवाल खड़े हो जाते थे। प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, आपने 8-9 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए, 8-9 क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत शालीनता के साथ देना चाहता हूँ। पहला, यमुना जी पूरी साफ नहीं हुई है, उसका पानी पीने योग्य नहीं है,
फिर से कह रहा हूँ। और पीके क्यों दिखा रहे हैं? बीजेपी के नेता पीके दिखा रहे हैं। मेरी बात पूरी सुनो। पहले मेरी बात पूरी बात, हमने आपकी पूरी बात सुनी ना, अब हमारी भी सुनो। आप घुमा के जवाब देंगे शुभेंदु जी, आप घुमा के बात देंगे। बिल्कुल जवाब मैं बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल क्लियर जवाब दूंगा हर प्रश्नों का। आप पहले सुनो तो मेरी बात, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना जरूर। पानी यमुना नदी को साफ करने में अभी लगभग और 3 साल लगेंगे, 2 साल तो कम से कम और लगेंगे उस पूरे प्रोसेस को, जिसको हम कह रहे हैं कि साफ करके यमुना नदी को हम देंगे। फिर भी क्या केजरीवाल जी की सरकार जब थी तो कोई भी उस यमुना नदी का पानी पीता था या केजरीवाल जी पीते थे? वो बालू हमेशा आएगी उसके अंदर। कभी भी आप कहीं से भी पानी लें, आप हरिद्वार से भी पानी लेंगे तो उसके अंदर बालू आएगा। गंगा जल में इस्तेमाल होता है बालू, हाँ आता है, मैं कहता हूँ बालू आती है, लोग पीते भी है, आस्था के साथ पीते भी है। यमुना का पानी में स्मेल आ रही है गटर की। सुन तो लीजिए, आ रही थी, मैंने आपको अभी भी आ रही है शुभेंदु जी, मेरी बात तो सुनो आप। हमने आपको क्या कहा कि हमने यमुना नदी को बाहर से पूरा साफ किया है, उसके तट सुंदर किए हैं जहां बहुत गंदगी पड़ी होती थी, और गंदगी को आने से रोका जा रहा है। पर ये कहीं क्लेम नहीं किया कि यमुना नदी बिल्कुल साफ हो गई, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं। यमुना नदी पे लगातार के ऊपर जो है टेंट लगा के आपने वहाँ पे टेक्निकल लोग बिठा रखे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि पहले आईक्यू जो है वो इतना था पानी का, अब लेवल जो है वो इतना। मैं वही कह रहा हूँ, पानी को शुद्ध किया गया पर अभी वो 100% साफ नहीं हुआ है। पहले के कंपैरिजन में 96% दुनिया भर के जो केमिकल्स थे वो कम हो गए। जो टीडीएस नाप के दिखा रहे हैं हम जगह जगह पे, वो आपको दिखा रहे हैं कि लास्ट ईयर ये टीडीएस था, अभी ये टीडीएस है। हमने फ्लो को भी बढ़ाया है पानी के, कि जिससे भी फ्लो, क्योंकि जब उसके नीचे की गाद हटेगी, जब उसके नीचे का जो मिट्टी भरी हुई है वो हटेगा। आप जैसे एक बाल्टी में मिट्टी भर लो, बालू भर लो नीचे, और उसके ऊपर पानी डाल लो, तो कितना भी पानी साफ डालोगे वो पानी गंदा ही होता जाएगा। तो हमने यमुना के नीचे की मिट्टी को निकालना चालू किया, और उसमें काफी हद तक उस पे हमको सफलता मिली। एक और चीज, उस पे बहुत जगह तो ऐसी हालत हो गई थी कि इतनी जलकुंभियां थी, इतनी जलकुंभियां थी कि पूरा यमुना दिखती ही नहीं थी। उसको भी हमने हटाया। हाँ, आपने एक केमिकल का भी क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल। जब पिछले बार इसमें ये एक एंटी फोमिंग एजेंट है, जिससे कि कहीं पे जो केमिकल का रिएक्शन करने के बाद कहीं फोम बन रहे थे, उसको भी हमने हटाने का कोशिश किया है। पहले जो केमिकल यूज किए जा रहे थे वो कंसंट्रेटेड थे। मैं फिर से बात कह रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए जल बोर्ड में, जो पहले केमिकल यूज किए जा रहे थे बड़ी जल्दीबाजी में यूज किए गए थे, क्योंकि उन्होंने 8 महीने में कोई काम नहीं किया था। छठ से थोड़ा पहले उसको वो प्रयास कर रहे थे, वो सब उनके डब्बों पे भी लिखा था कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड यदि केमिकल से यूज किए जाएंगे तो स्किन को खराब करेगा। वहीं हमने इसको डाइल्यूटेड किया है, और साथ में क्लोरीन को मिलाया है। जब आपको मालूम होगा कई बार पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है, तो क्लोरीन को मिलाया है हमने, जिससे झाग कम हो रहा है। लोग टेक्निकल समझ नहीं रहे। और दूसरी चीज, बार बार कह रहे हैं कि ये पानी की बोतल रेखा जी पी ले। यदि आपने पिछले 11 वर्षों में एक बार भी उस यमुना का पानी पिलाने के लिए प्रयास किया होता, 11 साल की तो आपकी सरकार थी ना, आपने तो कभी नहीं कहा कि ये आप पानी पियो। आज आपको लगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत अच्छा कर लिया, आज हर जगह पे जो लोग आ रहे हैं, जो लोगों से आप मिले होंगे, उन्होंने भी आपसे कहा होगा। देखिए, क्वेश्चन अलग करना है आशा जी, पर जो वहां पे जा रहे हैं छठ का पूजा करने के लिए, नहाने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि पिछले वर्षों से इस बार अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, ये बोला गया। मैं इस चीज जनता की बात कर रहे हैं, हम और आपकी बात हो सकती है। तुम भी हो सकता है कि पत्रकार की तरह बात कर रही हो, हम भी हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो, पर जनता जो वहां व्रत करने आ रही है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, वो कह रही है कि इस बार बहुत सालों के बाद, एक तो यमुना तट पे पहले पूजा ही नहीं हो रही थी, मना कर दिया 2018 के बाद, तो पूजा ही नहीं करने दिया। और क्यों नहीं करने दिया? मैं इसके ऊपर भी आती हूँ। आज ही आम आदमी पार्टी ने जो है वो जारी किया है, इसके ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज, उन्होंने कहा कि हमने, आम आदमी पार्टी ने कभी भी पूजा करने के लिए मना नहीं किया। मना किया गया एलजी की तरफ से, और एलजी के ऊपर तो हमेशा से पहले भी आरोप लगते रहे। वही तो कह रहा हूँ जी। उन्होंने 2020 में जब पूरा देश कोरोना में था, उस समय एक परमिशन मांगी कि यमुना में छठ का, यमुना के पास छठ का क्या पूजा के लिए परमिशन दी जाती है। तो 20 में
एलजी ने उस जो सरकार का एसओपी चल रहा था कोरोना के पीरियड में, उसको देते हुए कहा कि इस समय पे भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, जिससे कोरोना बढ़ सकता है। और आपको मालूम है कि कोरोना पहली बार में लोगों को कितना वो था, उसको ध्यान में रखते हुए 20 में मना किया गया। उसके बाद 21 आई, 22 आई, 23 आई, 24 आई, 4 साल हो गए ना। 4 साल में क्यों नहीं परमिशन मांगी उन्होंने? आज वो 20 का कागज दिखा के कहते हैं कि हमने 20 में मांगा था, आज 4 साल में क्यों नहीं मांगा उन्होंने? उसके बाद क्यों नहीं माना, ये आपको उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, खाली दिखाने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तो कुछ ही नहीं कर पाए। भाई आप कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए जनता ने आपको बाहर बैठाला है। हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम वहां पे आज छठ की पूजा भी कर रहे हैं। वासुदेव घाट पे इस बार पीएम मोदी जो है वो छठ पूजा में शामिल होंगे। मोदी जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बने, तब से सनातन वाले ऋषियों के ऊपर, हिंदू पूजाओं के ऊपर उनका एक अभेद प्यार रहा है। कभी वो केदारनाथ में उन्होंने पूजा करी, कभी उज्जैन का मंदिर बनवा दिया, कभी बनारस का बहुत बड़ा कॉरिडोर डेवलप हो गया, आस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि आज मोदी जी छठ पे सूर्य की पूजा करना चाहते हैं, तो ना आपको कोई डर होना चाहिए, ना कोई आपको कष्ट होना चाहिए। अगर सुनो, ना ही हमको होना चाहिए। जो लोग लगातार वोट पाने के लिए छेददार कुर्सी टोपी पहनते थे, फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग वोट पाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए छेददार टोपी पहना करते थे, जो लोग वोट पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुर्ते के ऊपर, हमने पहले भी कहा, आपके कुर्ते के ऊपर अपना जनेऊ पहन के घूमते हैं, वो एक नकली लोग हैं। पर मोदी जी बीजेपी ने के लोग ये भले से जानते हैं कि अगर मोदी जी के ऊपर जो है आस्था को लेके अगर कोई सवाल होगा, तो अगला सवाल जो है वो एक पत्रकार जो है वो राहुल गांधी से जरूर से मिलता जुलता जो है वो जरूर पूछेंगे। और मेरा सवाल यही था कि अगर राहुल गांधी पहुंच जाएंगे तो सियासत खड़ी हो जाएगी, जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बीजेपी वाले जो है ना उसे ढोंग बता देंगे। देखिए पीएम मोदी जाए तो ढोंग नहीं होता है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कभी कभी इलेक्शन जाए वो ढोंग है, जो हमेशा जाए। मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए और उनका 9 दिन का व्रत था, और व्रत में वो इलायची और लौंग खाली पानी पीते हैं, 9 दिन का रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस समय के जब भोजन सबको बुलाया, तो उस समय कोई नॉनवेज नहीं बनाया, जबकि उनके तो उसमें सब नॉनवेज भोजन होता है। ये एक आदमी का औरा रहता है, और एक दिखाने के लिए नौटंकी करे कि जैसे इलेक्शन आ गया वैसे मंदिर चले जाएंगे, टीका लगा लेंगे। और जनेऊ आज तक कभी आपने देखा? मैंने तो बड़े बड़े पंडितों को नहीं देखा कि कोट की कुत्ते के ऊपर पहने दिखने के लिए। तो ये राहुल गांधी का अपना कैरेक्टर है, वोट पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। चाहे हमने कहा, मैं फिर से कहता हूं, हम दूसरे धर्म को मानते हैं, हम दूसरे धर्म को मानते हैं कि वो जैसा पूजा करना चाहे वो करे। हम अपने धर्म को मनाते हैं, जो मेरा धर्म है हम मनाएंगे, उनका धर्म है वो मनाएं। पर मेरा ये कहना है, ना हमने कभी उनको कहा कि आप केसरिया पहनिए, ना वो हमको जब कभी कोई टोपी देंगे तो मैं पहनूंगा। आपको आपका धर्म जैसा चलाना चाहे चलाएं, हमको जैसी पूजा करनी है हमारी, हम वैसी पूजा करेंगे। तो इसमें किसी को कष्ट नहीं होगा। सूर्य की पूजा लगातार वर्षों से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक आस्था का विषय है, अर्घ्य देना है। और छठ मैया की पूजा करते समय सूर्य को अर्घ्य देके छठ व्रती अपना व्रत खत्म करते हैं। मेरे को लगता है इससे पवित्र और कोई भी त्योहार नहीं हो सकता। घमासान हो जाता है जब हर साल, पिछले कुछ सालों से जब त्योहार होते थे तो बीजेपी ताक लगा के बैठी रहती थी कि ये त्योहार जाएगा तो इसके बाद जो है कैसे सरकार को घेरा जाएगा। पोल्यूशन को लेके लगातार घेरा जाता था। अब की बार पोल्यूशन का आईक्यू लेवल आप जो है वो चेक करवाइए शुभेंदु जी कि क्या है, लेकिन पोल्यूशन के ऊपर बात नहीं हो रही है। और जहरीली हवा जो है पूरे दिल्ली वाले जो दम उनका घुट रहा है उसको लेके कोई बात नहीं हो रही है। मीटरों को बंद कर दिया गया है, मीटर बंद क्यों पड़े? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये क्या होता है आशा कि कभी कभी कोई अच्छी बातें हो ना तो उसको भी पत्रकारों को कहनी चाहिए। नहीं हम कहते हैं अच्छी बात होगी तो हम कहेंगे। तो आप कभी कभी इस तरीके की ये भी अच्छी बात बताइए करिए कि न्यू दिल्ली स्टेशन के अंदर इतना अच्छा बनाया गया, इतना अच्छा बनाया गया कि
चारों तरफ होल्डिंग एरिया बनाए गए, लगभग सैकड़ों टॉयलेट डेवलप किए गए, वहां पे सैकड़ों काउंटर्स बनाए गए जिसमें टिकट लगाने में देने में देर नहीं लग रही है, और एक एक करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, और स्टेशन बिल्कुल साफ है। न्यू दिल्ली स्टेशन इतना साफ है, आपने भी देखा है और आपने दुनिया भर की वीडियो भी देखी है उसके अंदर। तो एक अच्छी बात हुई, हम लोग बहुत पॉजिटिव करने की बात कर रहे हैं, और ऐसे लगभग 700 स्टेशंस भारत के अच्छे किए जा रहे हैं। अब आता है आपका पोल्यूशन वाला क्वेश्चन। दिल्ली में पोल्यूशन एक समस्या बहुत पुरानी है, दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग में। उसके बहुत सारे कारण हैं अपने। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय पर बिल्कुल हवा नहीं चलती, और तो क्या केजरीवाल के टाइम पे हवा चलती थी? मैं बात तो बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। तो उसमें जो मॉइस्चर होता है उसके कारण ये हवा ऊपर नहीं निकल पाती और नीचे ही बनी रहती है। इसलिए आपको देखते होंगे कि फॉग के साथ जब हम स्मोक मिल जाएगा तो दोनों चीजों का एक मॉइस्चर दिखते हैं आप। इसके सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन ये था कि जो पराली जलाई जा रही है उसको रोका जाए। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, वैसा वाला नहीं केमिकल जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने एक ऐसा केमिकल, जादुई केमिकल बना लिया, डाल देंगे और वो सब पराली जल जाएगी और उसको धुआं भी नहीं होगा। 40,000 का केमिकल, 16 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में और 22 करोड़ उसके एडवर्टीजमेंट में खर्च किया। आजकल वो केमिकल कहीं नहीं चल रहा, खाली सरकार का पैसा चला गया बेकार। फिर भी मैं कहता हूँ सरकार ने, केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के आसपास, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र आते हैं इस पूरे उसमें एक योजना दी कि सब लोग जो पराली को जलाना ना जाए तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मशीनें होती हैं जिससे कि वो खोद के निकाली जा सके और इजीली निकल जाती हैं। उसके ऊपर एक बहुत 50% तक सब्सिडी दी गई, और उसमें ये भी कहा गया कि इसको लोग रेंट पे भी ले सकते हैं। और सरकार ने एक सख्त कानून भी बनाया कि यदि कोई पराली जलाएगा तो उसके ऊपर हम FIR भी दर्ज करेंगे। हरियाणा के अंदर इसको बड़ा स्ट्रिक्टली लिया गया, और आपने देखा कि हरियाणा के अंदर आज 10 दिन हो गए हैं, लगभग 9 या 10 केस आए हैं इस तरीके के। पर इस 10 दिनों में मैं काउंट कर रहा हूँ 11 तारीख से लेके आज तक, तो करीब 15 दिनों में मोटा मोटा जोड़ो। पंजाब में क्या किसान इतना समृद्ध है? सुन तो शुभेंदु जी, क्या किसान इतना समृद्ध है कि वो उन मशीनों को ले जाए, उनका रेंट दे सके? एक किसान जो है, गरीब किसान जो है, वो इसलिए कहना बात नहीं सुनती हो आशा जी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन आपने कहा ना कि वो रेंट पे मिल रही है, कोई उनको परचेज कर ले, किसान एक खर्चा और अपना जो है वो बढ़ा ले। मेरी बात समझ, मैं फिर से जो कह रहा हूँ, क्या हरियाणा का किसान ज्यादा पैसे वाला है जिसने ये अडॉप्ट कर लिया, और पंजाब का किसान गरीब है? मैं इन दोनों का थोपने वाली बात नहीं है। यदि आपके सुन तो लिए नहीं, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है, और केंद्र सरकार ने सोल्यूशन दिया, 50% सब्सिडी दी। उसके बाद भी कहा कि आपको यदि लगता है कि आप ना खरीद सकते हैं, ना फाइनेंस करा सकते हैं, आपके पास इतना बड़ा खेत नहीं है, तो वहां पे कम्युनिटी लगा के कि आप ये लेके जाइए जो मिनिमम डीजल और पर्सन का खर्चा, मशीन का खर्चा नहीं है, जो आदमी उसको खोदेगा निकालेगा है उसका, और डीजल का खर्चा दीजिए, उस पे आप मशीन को फ्री ले जाइए। तब भी पंजाब सरकार ने काम नहीं किया। तो पंजाब में तो आपको तो मालूम है, पंजाब के जो किसान है बहुत ज्यादा उनका फाइनेंशियल स्टेटस हरियाणा के से है, पर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि वहां पे केजरीवाल जी की सरकार है। उन्होंने इसको जानबूझ के सख्ती से नहीं किया, क्योंकि यदि इस बार पोल्यूशन नहीं होता तो ये होता कि केजरीवाल जी की सरकार में पोल्यूशन हुआ करता था, अब पोल्यूशन नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव पॉइंट जाते थे। इसलिए 143 केसेस सैटेलाइट ने कवर किए, जहां पे 23 केसेस आए और 23 पे FIR हुई, वहां पर एक भी केस पे FIR पंजाब के ऊपर नहीं हुई। ये मैं बताना चाहता हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने दिल्ली के अंदर बड़े बड़े ट्रक्स आते थे, आप खुद हिमाचल से आती हैं, हिमाचल के यदि कोई सामान आ रहा है, या कश्मीर से कोई सामान आ रहा है, या हरियाणा से कोई सामान आ रहा है, या कोई और उधर के जगह से सामान आ रहा है, तो उसको यदि राजस्थान जाना है तो पहले वो दिल्ली आता था, धौला कुआं से पार करता हुआ राजस्थान जाता था, या कहीं बंगाल जा रहा होता था तो गाजियाबाद होकर बंगाल जाता था। दिल्ली में उनकी एंट्री थी। ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बना के उसको हमने दिल्ली के बाहर बाहर निकाल दिया, नंबर 1। उसके बाद अभी UR2 को भी मोदी जी ने लॉन्च किया, जिससे कि गुड़गांव से यदि कोई सीधा जाना चाहे तो वहां से निकल जाए। दिल्ली के अंदर बड़े ट्रक्स को आना मना कर दिया गया, कमर्शियल ट्रक्स जो दिल्ली के लिए नहीं आ रहे हैं उनको बाहर किया गया, इसलिए पोल्यूशन का दूसरा बड़ा काम किया, इसलिए पोल्यूशन कम हुआ। तीसरी चीज,
अब आप सोचो कि जब पोल्यूशन का एक लेवल आप देखते हो कि 400 आ रहा है, 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो उसमें जो पार्टिकल 2.5 mm के हैं, मोटे पार्टिकल हैं, वो डस्ट के पार्टिकल हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने रोडें नहीं बनाई थी और रोड इतनी टूटी थी कि वही धूल उड़ती रहती थी। हमको ये लगा कि यदि रोड के ऊपर जिस पे व्हीकल चल रही है उन रोड को पक्का कर दिया जाए और उसकी स्वीपिंग हम मैकेनिकल मशीनों से करें, जो मैकेनिकल स्वीपिंग होती गाड़ियां होती हैं, तो हमको ये डस्ट पार्टिकल कम आएंगे और एक तो कम होगा। तो हमने लगभग 100 से ज्यादा मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें चालू करी और आप संख्या मेरे को बढ़ के एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम है, पर वो लगभग 250-300 है जो पूरे दिल्ली में चल रही है। और वहां पे कण, इसके बावजूद भी कुछ पानी की मिट्टी के कण कोने और कॉर्नर पे फुटपाथ पे रह जाते हैं, तो स्प्रिंकलर कर रहे हैं, हम लोग स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं। 500 से ज्यादा स्प्रिंकलर हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले चालू किए थे, 500 और चालू हो चुके हैं, लगभग 1000 से वो किया जा रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर जो बेस्ट किया जा सकता है उसको करने के लिए तैयार हो, चाहे उसके लिए हमको आर्टिफिशियल रेनिंग क्यों ना करानी पड़े, क्लाउड सीडिंग क्यों ना करानी पड़े। हमने उसका भी ट्रायल किया बुराड़ी में अभी, और आर्टिफिशियल क्लाउड क्यों हमने चला के देखा कैसे होता है। और जिस दिन भी इस दिल्ली के ऊपर मॉइस्चर बादल होंगे और उसमें मॉइस्चर होगा, तो हम इसको आर्टिफिशियल क्लाउडिंग जो सीडिंग है उससे आर्टिफिशियल रेनिंग भी करेंगे। दिल्ली की जनता के लिए कोई भी एक चीज जो जरूरत है पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम केजरीवाल जी की तरह नहीं कि एक सिंगल स्मोक टावर बना के हमने बनाया उसको 20 करोड़ में और उसके ऊपर एक 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर दिया। हम तो उस स्मोक टावर को राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे और दिल्ली में जैसे शीश महल है लोग देखने जाएंगे, क्योंकि अभी उसको हम गेस्ट हाउस बना रहे हैं, राजनिवास उसको, हाँ। नहीं उसको बना रहे हैं ये हम राज्य का गेस्ट हाउस उसको जो और वैसे ही हम उस स्मोक टावर को जो खड़क सिंह मार्ग पे बना हुआ है ना, उसको हम दिल्ली की विरासत बनाएंगे कि ऐसा भी अरविंद केजरीवाल बनाते थे, एक स्मोक टावर बना के। इसके अलावा बहुत सारा काम करे, कई जगह पे हमने रोड के ऊपर स्प्रिंकलर लगाए हैं, ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर्स हैं, लाइट्स को भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने का पूरा एक हम प्रोसेस को चालू किया और अगले 2-2.5 महीने में होगा। और एक और चीज बता देता हूँ, दिसंबर के महीने में यही यमुना नदी के ऊपर क्रूज भी चलाएंगे। अब क्रूज आ गए 2, अभी 2 आए हैं, उसका असेंबलिंग चल रही है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा और 14 दिसंबर को मैं आपको खुद लेके जाऊंगा और उस क्रूज में बैठाल के कि दिल्ली की यमुना नदी के ऊपर क्रूज भी चल सकता है। चाय पार्टी या छोटे-छोटे हट्स वहां बनाए जा रहे हैं, आप भी उसको एंजॉय करोगे। जी, मतलब यहाँ पे जो है वो वही वाली बात हो गई कि और एक पुरानी जो है वो विरासत धरोहर के तौर पे जो है वो सीएम निवास को जो है वो भी दिखाया जाएगा, शीश महल को, और शीश महल को दिखाया जाएगा। उसके अलावा स्मोक टावर की आपने बात कर दी, क्रूज चलने की आपने बात कर दी। बिल्कुल। क्या दिल्ली याद नहीं रखेगी कि चांदनी चौक कई सालों के बाद व्यापारियों को भी बीजेपी एक दिल्ली में दर्द दे गई, और सीलिंग जैसा दर्द उन व्यापारियों को एमसीडी ने जिस तरीके से नोटिस दिए सील होने के, खा कमा रहा है एक व्यापारी, और अब जो है कहीं ना कहीं उनका व्यापार खत्म हो रहा है। देखो 2 चीजें हैं, हम व्यापारी पक्ष के लोग हैं, व्यापार होना चाहिए, व्यापार होने से खाली एक परिवार नहीं, उससे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनका परिवार चलता है, मैं मानता हूँ। पर एक बैलेंस बना के भी रखना है कि यदि एक गली के अंदर जिसकी विड्थ 8 फीट है, उसके अंदर लोगों ने 8 फीट की गली है जो उसके अंदर, और 2-2 फुट निकाल लिया आगे, और उनको लगातार वार्निंग देने के बाद कि अपना सामान आप अपनी दुकानों के अंदर रखो, या आपने जो जिस जगह पे बनाई है जो बिल्डिंग बड़ी डेंजरस है, कभी भी गिर सकती है उसमें, तो इस तरीके की पीछे भी नोटिस दी गई और ये दी जाती रहेंगी आगे भी। विकास और व्यापार दोनों का बैलेंस बना के चलाना है। चांदनी चौक में सब दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी हमने? कुछ ही दुकानों पे क्यों हमने कहा? क्योंकि कहीं पे बिजली के तार ऐसे हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंगें खराब हैं, कुछ लोगों ने अपने घर के आगे एक्सटेंशन कर लिया है अवैध तरीके से। उन सब चीजों को ध्यान से करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि
बहुत जल्द आप एक चांदनी चौक को भी एक बहुत अच्छी मार्केट के रूप में लाओगे, दिल्ली की धरोहर माने जाओगे। हाँ, जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है उस पे हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी और बाकी लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी वो खुलवाई जाए और उनके जो इश्यूज थे एमसीडी के वो सॉर्ट आउट किए जाए। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। दिल्ली की सेफ्टी को लेके जो है वो भी एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि अगर जो बात करें कि नेता भी सुरक्षित नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जो है सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली की सुरक्षा की बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के टाइम पे कम से कम चारों तरफ जो है वो सीसीटीवी भी लगे थे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में भी मार्शल थे। खैर अगर बात करें तो एक जो है वो बड़े ही प्रतिष्ठित जो है वो नेता हैं डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज के घर का जो है वो सामान बाहर फेंक देना अभी जबकि 28 दिन बाकी थे, ये तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है ना शुभेंदु। आप प्रश्न भी बड़ा धूल धूल के लाती हो आशा जी। पहला प्रश्न है कि कल किसी एक महिला के साथ किसी ने तेजाब फेंकने की बिल्कुल कोशिश एसिड अटैक हुआ एक छात्रा के ऊपर जी। हमारे दिल्ली के अंदर 4 लेयर का सिक्योरिटी है और आपको ये मालूम होगा कि एसिड फेंकने के बाद उनको 1.5 घंटे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वो मानसिक रूप से अपराधी है और छात्रा की कंप्लेंट पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। 1.5 घंटे में, मात्र 1.5 घंटे में छात्रा ने जब तो हॉस्पिटल चली गई थी, जब उसकी इन्फॉर्मेशन मिली आधा घंटे बाद तो उसको दौड़ाया गया और पूरे सीसीटीवी खंगाल के उस आदमी को ढूंढा गया और उसके लिए कई बड़ी टीमें लगाई गई। हमने दिल्ली के अंदर आपने कहा कि बसों से मार्शल हटा दिया हमने, पर आप 8 महीने में एक भी केस आपने देखा कि बस के अंदर कोई गलती हुई हो? पुलिस की आवश्यकता जहां है वहां पे पुलिस है और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है और इसको लेके जीरो टॉलरेंस है। जीरो मतलब जीरो टॉलरेंस। पर जो समय पीछे बीता जा रहा है और जो हम और इक्विप कर रहे हैं अपने सिस्टम को, पुलिस को, और अब देखिएगा आने वाले समय पे आप कह रहे सीसीटीवी, कोई सीसीटीवी कम थोड़ी ना किए गए। वो सीसीटीवी जो नहीं चल रहे थे और बड़े लोकल 800-900 रुपए वाले थे उसकी जगह पे रिप्लेस करके बड़े हाई स्पेसिफिकेशन के सीसीटीवी लगाए गए हैं। हमको लगता है ये सब काम करने में और 2-4 महीने लगेंगे। स्पेशल फंड दिया है केंद्र सरकार ने हमको, हम उसके तहत इसको कर रहे हैं और दिल्ली सरकार भी इसको लेके बहुत चिंतित है। इसलिए हम हर महीने में एक इस तरीके की मीटिंग रखते हैं, हमारी सीएम रखती हैं और उस महीने में पूरे महीने की कौन कौन सी किस टाइप की किस जिले में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उसका क्या एक्शन प्लान हुआ है, वो सबसे रिपोर्ट लेती है। मेरे को लगता है अमित शाह जी भी इस चीज को बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं दिल्ली की सिक्योरिटी को और आने वाले समय पे दिल्ली बिल्कुल इस तरीके का मजबूत किला होगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी बहन किसी महिला को छेड़छाड़ करने की या उसके साथ बदमाशी करने की, लूटने की। उदित राज के ऊपर आपने जो बात नहीं की, अब उदित राज सामान जो है वो बाहर फेंक दिया। उदित राज जी को नॉर्मली एक घर जब वो एमपी नहीं रहता है, मेरा सवाल यही है ना कि 28 दिन थे, देखिए एमपी वाली बात नहीं है, उनकी वाइफ को मिला हुआ था, आईआरएस अधिकारी है उनकी वाइफ, एक अधिकारी प्रतिष्ठित अधिकारी, और मेरी बात पूरी सामान बाहर फेंक पूरा केस मालूम है, पूरा केस मालूम है। सामान बाहर फेंक देना सही है। उनका नोटिस, उनको जो एक नोटिस दिया गया और उसके बाद दूसरा नोटिस सर्व किया गया, तीसरा लास्ट नोटिस दिया गया उनको कि ये भाई इसमें आप अपना प्रोसेस को चालू कर दो, अपना घर शिफ्ट कर लो। सरकार का घर वो उनकी पत्नी के लेवल का घर नहीं है जो बंगला उन्होंने इशू कराया, पहली बात समझिए। वो बंगला उन्होंने इसलिए इशू कराया जब वो एमपी थे, वो बंगला उस समय उनको अलॉट किया गया और साथ में उनकी पत्नी भी आईआरएस थी। इस एवज में वो चीज उनको दे दी गई कि चलो आप रह लो। आज उदित राज जी कितने समय से एमपी नहीं है? 6 वर्षों से, 2020 तक था, 2025 भी अब खत्म होने को आ गया। 6 सालों में उनको कम से कम 10 बार कहा गया कि अब आप एलिजिबल नहीं है इस तरीके के सरकारी बंगले के लिए। आपकी पत्नी की जो एलिजिबिलिटी है, जिस टाइप की एलिजिबिलिटी है वो टाइप का आप घर ले लो। घर अलॉट भी कर दिया उन्होंने, वो घर को ले भी लिया और शिफ्ट नहीं कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं क्या सरकारी लोग हटाएंगे नहीं, और उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आप सोचो कि जब 6 बार रिक्वेस्ट करी, लास्ट में उनको दिया गया कि हम इस चीज को आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, तब भी नहीं उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि हम आपको जो करना हो कर लो, हम नहीं जाएंगे इसके लास्ट वार्निंग के बाद भी। तो फिर 28 दिन की वेट क्यों करना, हम तो कह रहे 6 महीने पहले हटा देना चाहिए था उनको। ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी बार समझा दिया गया, उसके लिए 28 दिन और देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सामान उठा के और उस व्यक्ति को भी उठा के बाहरी चौराहे पे बैठा देना चाहिए। अब कहाँ रह रहे हैं आजकल, गए ना अपने घर में जो उनको एलोकेटेड है। तो इस तरीके की सरकारी चीजों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को लगातार यदि सरकार उनको बता रही है, और सरकार क्या, जो संगठन है PWD है जो बोल रहा है उनको खाली करने के लिए, और NDMC ने उनको बोला, नहीं सुन रहे, तो उस पर यही है 30 दिन 28 दिन और क्यों देना चाहिए 6 नोटिस के बाद, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत हो तो हटा दो, तो हटा के दिखा दिया हमने। क्या बात है, दिल पे लेके मतलब बीजेपी वाले नहीं, दिल के ऊपर नहीं है, आपने एक रेगुलर ऑफेंडर हो आप, और आप किसी को सुन ही नहीं रहे हो, तो सुनोगे। क्या कहते हैं वो, एक हमारे यूपी में इनसे जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, इनके लिए है कि जब जो लोग जिसके भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। क्या बात है। चलिए अंतिम जो है वो चरण की तरफ हम बढ़ते हैं, चुनावों की तरफ। अगर हम बात करें तो CM चेहरा बिहार के अंदर जो है वो, अगर बात करें RJD ने और गठबंधन ने रिवील कर दिया। गहलोत गए और बैठे और मीटिंग हुई और ये रिवील हो गया कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो CM चेहरा है। बीजेपी CM चेहरा दिखाने से क्यों डर रही है? देखिए अभी तक रिवील नहीं, मतलब CM चेहरा क्या, क्योंकि यहाँ पे मेरा सवाल जो है ना वो थोड़ा सा ये भी है कि बीजेपी क्या जैसा पहले रहा है और जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कहीं नीतीश बाबू का हाल वो तो नहीं होने वाला है कि जैसा शिंदे का हुआ था महाराष्ट्र की तरह? नहीं, उद्धव ठाकरे का, शिंदे का कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूँ, हमने ये चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं नीतीश जी के साथ। महाराष्ट्र में भी चुनाव जो है वो शिंदे के चेहरे पे जो है वो लड़ा गया था ना, लेकिन बाद में फर्नांडिस आ गए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारा जो चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी यही होती है, हम गठबंधन करते हैं, गठबंधन के बाद तय करते हैं कि किसको CM बनना चाहिए। यदि हमारा जो गठबंधन का जो तो शिवेंदु जी नीतीश कुमार जी के साथ धोखा हो जाएगा ना। नीतीश कुमार के चेहरे पे जो वो चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में, ये तो बीजेपी मानती है। मैं तो नीतीश जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, वही CM बनाए जाएंगे, और ये एक हमारी व्यवस्था होती है। जब हम जीतते हैं तो हम आपस में तय करते हैं। हमने महाराष्ट्र में भी आपस में अपने दलों के साथ बात किया कि कौन CM बनना चाहिए, कौन CM नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद ऐसी स्थिति आई है कि हमको लगा कि फडणवीस जी को CM बनना चाहिए और उन्होंने एक्सेप्ट किया, डिप्टी CM बने। विपक्ष कह रहा है, पूरा गठबंधन कह रहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे को जो है वो मक्खी की तरह फेंक दिया, फर्नांडिस को ले आए, यहाँ पे भी नीतीश बाबू को मक्खी की तरह जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा जीत के बाद। नीतीश जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत पुराने वो हैं, और ये चुनाव भी उनकी नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और हमारी पार्टी में, यदि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बनता है तो नीतीश जी को हम CM के लिए देखेंगे। बाकी नीतीश जी को तय करना है कि वो किसको CM बनाना चाहते हैं। मतलब अगर बात की जाए, अगर जीत को लेके अगर कहा जाए, क्योंकि प्रचार में राहुल और प्रियंका जो है वो भी स्टार प्रचारक के तौर में अब वो वहां पे उतरने वाले हैं। 6 तारीख के बाद उन्होंने बोल दिया ना, 6 तारीख के बाद 6 तारीख के बाद पूरी लिस्ट, पूरी सूची जो है वो बना दी गई है। उनको बोलो कि 11 तारीख के बाद जाएं बिहार के चुनाव में, तब ठीक रहेगा। आज 28-29 तारीख हो गई है, 4-5 दिन बचे हैं चुनाव के। ना प्रियंका जी तैयार हो रही है, ना राहुल बाबू जाने को तैयार है, ना राहुल बाबा जा रहे हैं, ना राहुल बाबू जा रहे हैं, प्रियंका दीदी भी नहीं जा रही है, और कोई ना कोई कंफ्यूजन है। बाजी पलट सकती है राहुल और प्रियंका के बिहार पहुंचने के बाद। भैया बाजी तो पलटेगी। हाँ। जो गठबंधन की सरकार आ गई, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आगे गठबंधन में तो बिहार जो लोग ये तय नहीं शक्ल चेंज कर दूंगा आने वाले 5 सालों में। जो जंगल राज था
पहले उनके जमाने में उसको नीतीश बाबू ने जो ठीक कर दिया, हाँ। उसकी शक्ल बदल के वो जंगल राज दोबारा बनाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता बड़ी समझदार है। वो लालू यादव के लड़के हैं, उन किसी को भी बिहार में नहीं आने देगी। और राहुल और प्रियंका जी की तो आदत ही नहीं है काम करने की। बिहार ऐसे एनवायरमेंट में तो उनको बहुत पसीना आता है, उनको तो वो ज्यादा यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे को लगता है आप भूल रहे हैं कि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा जो है वो पैदल कर ली। उसके बाद उनको 15 दिन की यात्रा के बाद उनको मलेशिया जाना पड़ा था 4 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए। ये वही राहुल बाबा हैं जिनको भारत के अंदर तो कुछ सूट ही नहीं करता है, बाहर जाके पता नहीं क्या करते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि बाहर जाने की जरूरत क्या थी, यदि रेस्ट ही लेना तो इंडिया में रेस्ट लेते। वो उनकी आदत नहीं है। देखिए दे आर नॉट सीरियस राजनीतिक, वो तो धक्का मार के, हमने पहले भी कहा कांग्रेस की मजबूरी है कि राहुल बाबा को आगे लेके जाना होता है, उनको नेतृत्व होते, इसलिए राहुल बाबा शकल दिखाने के लिए जाते हैं। उन्होंने और लालू यादव जी ने हार मान ली है, इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। और आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट चुनाव जहां पे हमारे सब धुरंधर अमित शाह जी, मोदी जी, सब लोग ये रैली कर रहे हैं, वहां वो अभी तक नहीं गए। और आप शायद आप बता रही हो कल की कोई लिस्ट आई है, अब जाएंगे 4-5 दिन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो करें। ये उनकी एक नॉन सिंसियरिटी दिखाती है अपने पार्टी के लिए। ये चुनाव है लोकतंत्र का। हम जिस तरीके से जमीन से जुड़ के चुनाव लड़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, हमारे बहुत सारे दिल्ली के साथी भी वहां गए हुए हैं। और राहुल जी को आने दीजिए, देखिएगा जब तक ये रैली होंगी आपस में कितने झगड़े होंगे, कितने कंफ्यूजन है। कई जगह तो वो आपस में एक दूसरे के साथ वो तो तय कर चुके हैं। सुन तो लीजिए, कुछ कई सीटों पे सीएम चेहरा तय हो चुका है। अरे कुछ सीटों में अभी भी चुनाव में सब खड़े हैं। कम से कम 8-9 सीटें ऐसी है। बीजेपी वही है जो बार-बार कह रही थी कि बिहार के अंदर जो है वो गठबंधन टूट जाएगा भाई। मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन गठबंधन लगभग 8-9 सीटों, लगभग 10 सीटों पे सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, डमी कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन टूट जाएगा नहीं, टूट चुका है। इसीलिए राहुल यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बढ़िया नेता जो है वो कोई है नहीं। अब हमारे लिए पप्पू यादव ऐसे लोग सर्वमान्य हो गए, पप्पू यादव ऐसे लोग आदर्श हो गए हैं। तो ठीक है, जैसे पप्पू यादव के आदर्श राहुल गांधी बाबा हैं, राहुल बाबा हैं, प्रियंका जी हैं, तो देश का दुर्भाग्य होगा कि पप्पू यादव और राहुल बाबा को लेके जनता के बीच में वो जा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ उन पे नहीं कहूंगा। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है। मोटा भाई के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के अंदर जो है वो भाषण दे रहे थे, माइक बंद हो जाता है एक तरफ से, तो भागते हुए दूसरे माइक की तरफ जो है वो चले जाते हैं। देखिए बोलने की जो विपक्ष कह रहा है कि ललक है कि अपनी बात को आगे रखना है, पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बिहार के अंदर जो गुंडा राज था, लालू के टाइम पे जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई थी, अब आज का बिहार वो है कि अगर 100 खिलजी भी आ जाएंगे तो नालंदा को जो है वो नष्ट नहीं कर सकते, तहस नहस नहीं कर सकते। सहमत हैं आप उनकी बात? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पहला हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और कहीं गलती से आप वाला माइक खराब हो जाए तो मैं अपना वाला माइक दूंगा, भाई इससे बात कर लूँ, बात तो पूरी। जबकि माइक तो आ गया था ना, माइक तो वो वाला आ गया था। अब एक जगह पे आवाज उस माइक में डिस्टरबेंस थी, तो 2 माइक लगाए जाते हैं हमेशा स्टेज के ऊपर, एक इधर एक उधर। तो दूसरे माइक पे जाना ये एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। इसमें कौन सा पाप कर दिया कि अमित शाह जी ने पाप कर दिया जिसको इतना बड़ा इशू ना नहीं। पर दूसरी बात बहुत जरूरी है कि ये वो भारत नहीं है जो पहले था, कि जब इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारी भारत की आभा थी, हमारा ज्ञान का भंडार था, ज्ञान का केंद्र था, और उसको खत्म करने का काम मुगलों ने किया था। ये अब नई सरकार है और ये नई सरकार पे चाहे 100 खिलजी, 1000 खिलजी, 1 लाख खिलजी या उनकी औलादे आ जाएं तो अब नालंदा को नहीं खराब कर सकती। ये ज्ञान का केंद्र है। नालंदा हमारे लिए एक बड़ा पूजनीय क्षेत्र है। यहीं से चाणक्य का जन्म हुआ था और उसी चाणक्य ने उन सब बाहर से आए हुए आतताइयों को बाहर किया था। आज यदि वो वापस बनाया गया है तो हमको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए, ना कि उन लोगों के ऊपर गर्व होना चाहिए, खिलजी टाइप के ऐसे लोगों पे या उनकी औलादों पर
जिन्होंने हमारे धर्म के, हमारे भारत के, हमारे अखंड वातावरण को नष्ट करने की कोशिश की। मैं फिर कहता हूं, नया भारत है, विश्व गुरु बन रहा है। भारत विश्व शक्ति नहीं बनना चाहता, विश्व गुरु बनना चाहता है, और गुरु तभी बन सकता है जब उसके साथ ज्ञान होगा, ताकत से अतिरिक्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। तो देखिए, तमाम मुद्दों के ऊपर हमने बात कर ली दोस्तों। तमाम हमने जो है वो जितने हाल फिलहाल में जिन पे चर्चाएं हो रही थी, जिन पे विपक्ष जो है वो हमलावर था, दिल्ली में भी हमने बात करी। हमने फिर से एक बार बिहार को भी साथ लिया अपनी इस चर्चा में। अगली बार की पॉडकास्ट में हम जो है बिहार के सीएम चेहरे को लेके फिर से रूबरू होंगे, क्योंकि अब देखना ये है कि रिवील तो अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन क्या नीतीश बाबू का हाल जो है वो एकनाथ शिंदे जैसा होगा बिहार में। और अगर बीजेपी के अलावा जो है अगर गठबंधन की जीत हो जाती है तो क्या तेजस्वी यादव, जिनको सीएम का चेहरा जो है वो करार कर दिया गया है, बता दिया गया है, वो कहां तक जो है वो बिहार को लेके जाते हैं। सारी उन मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा हो। स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी, आपका। नमस्कार। नमस्कार।